जिस लड़की को मैं पूरी जिंदगी गलत समझता रहा, मेरी मौत के बाद वही मेरी कब्र के सामने सबसे ज्यादा रोई थी। वह घंटों घुटनों के बल बैठी रही, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी ने किया था तो वह वही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं मर चुका था। पर किस्मत ने मुझे एक और मौका दे दिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं अपने अतीत में वापस आ चुका था और इस बार मैंने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कभी नहीं खोऊंगा। इसलिए उसी रात मैं चुपके से उसके कमरे में घुस गया और उसके बिस्तर में जाकर छिप गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले ही पल वह बॉडीगार्ड्स को आदेश देने वाली है, इस आदमी को कंबल समेत बाहर फेंक दो। मैं अभी बाहर निकलकर सफाई देने ही वाला था कि बॉडीगार्ड्स ने कंबल को खींचना शुरू कर दिया। मैं लुढ़क कर बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। मैं बिस्तर का सहारा लेकर खड़ा हुआ और शिकायत भरे स्वर में बोला, तो तुम सच में मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? मेंग जियाओ ने जब देखा कि वह मैं हूँ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह लगभग अपने सबसे प्यारे इंसान को ही बाहर फेंकवा देती। उसने गहरी सांस ली, फिर मेरे पास आकर मुझे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा मेरी छाती से सट गया। फिर उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों से कहा, सब बाहर जाओ। बटलर, झांग, नौकर और बॉडीगार्ड्स तुरंत कमरे से निकल गए। मैंने नाराज होकर पूछा, अभी तुम सच में मुझे बाहर फेंकवाना चाहती थी ना? मैंने सब सुन लिया था। मेंग जियाओ ने मेरी कमर को पकड़ते हुए धीरे से कहा, मुझे कैसे पता होता कि वहां तुम लेटे हो? मैं नाटक करते हुए बोला, लगता है अब तुम मुझसे ऊब गई हो। वह तुरंत और कसकर मुझसे लिपट गई। किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती? मैं अच्छी तरह जानता था कि वह मुझे कितना चाहती है। वह तो मुझे सिर आंखों पर बिठाने को तैयार रहती थी। अच्छा, माफ कर दो, लेकिन तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं समझ सकता था कि वह क्या सोच रही है। पहले मैं उससे इतना दूर रहता था कि जानबूझकर उसके कमरे के पास भी नहीं जाता था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि बिस्तर पर मैं नहीं हो सकता। मैं मुस्कुराकर बोला, क्योंकि यहाँ तुम्हारी खुशबू आती है। फिर मैंने सीधे पूछा, जियाओ, क्या मैं आज तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? वह कुछ पल के लिए चुप रह गई और फिर बोली, अपने कमरे में जाकर सो। क्या? वह मुंह से तो ऐसा कह रही थी, लेकिन मुझे भगाने का कोई इरादा नहीं था। उल्टा उसने जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने मासूम चेहरा बनाकर कहा, लेकिन अकेले सोऊंगा तो बुरे सपने आएंगे। आखिरकार मेंग जियाओ मान गई। उसने अलमारी से एक तकिया निकाला और बिस्तर पर फेंक दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, पिछले जन्म में मैं उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाया। मरने के बाद ही मुझे पता चला कि मेंग परिवार की तीसरी बेटी मेरे लिए कितना रोई थी। वह मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोती रही। लेकिन अब मैं दोबारा जन्म ले चुका था। अब मैं सिर्फ उसके साथ एक नई जिंदगी चाहता था। मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मेंग जियाओ बिस्तर पर आई, मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका शरीर तुरंत सख्त हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने खुद उसे गले लगाया है। इस बार मैं किसी दूसरी लड़की के लिए उससे मिन्नतें नहीं कर रहा था और न ही उसे छोड़कर जाने की जिद कर रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं सो गया। मेंग जियाओ काफी देर तक मुझे देखती रही। उसका हाथ मेरे कपड़ों को पकड़े रहा। फिर मुझे सपना आने लगा। मैंने फिर अपनी मौत और अपना अंतिम संस्कार देखा। मैंने उस महिला को देखा जो व्हील चेयर पर बैठी थी और मेरे लिए रो रही थी। मेरे माथे पर ठंडा पसीना था। उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अच्छे डरो मत, मैं यही हूँ। फिर उसने मेरे होठों के किनारे एक हल्का सा चुंबन दिया और मैं चैन से सो गया। अगली सुबह उठते ही मैंने नौकरों को बुलाया, मेरे कमरे का सारा सामान तीसरी मिस के कमरे में पहुंचा दो। जब पत्नी से इतना प्यार करना है तो साथ रहना भी पड़ेगा। अलग अलग कमरों में रहने का क्या मतलब? बटलर झांग मेरा आदेश सुनकर परेशान हो गया। उसे डर था कि कहीं मैं उनकी मालकिन को फिर से चोट न पहुंचा दूं, क्योंकि पहले मैं अक्सर मेंग जियाओ को दुख देता था। ऊपर से उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसे गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर था। एक बार जब उसका दौरा पड़ा था तब कई बॉडीगार्ड या तो मारे गए थे या बुरी तरह घायल हुए थे। बटलर झांग तुरंत मेंग जियाओ के पास गया। वह अभी अभी जागी थी। जब उसे पता चला कि मैं अपना सामान उसके कमरे में लाना चाहता हूं तो उसने बिना झिझक कहा, अगर अचेंग आना चाहता है तो उसे आने दो, बस ध्यान रखना कि उसके हाथ न लग जाए। ये सोचकर ही कि अब मैं उसके साथ रहने वाला हूँ, वह बेहद खुश हो गई। बटलर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, अचेंग ऐसा नहीं करेगा। उधर मैं घर में बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। तभी फोन बजा। कॉल लू परिवार के मुखिया की थी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से चिढ़ी हुई आवाज आई। मेरे लिए उसमें जरा भी अपनापन नहीं था। लिन चेन, जल्दी कोई तरीका निकालो और येबाई को वापस लेकर आओ। जिस प्यारे बेटे की उसे इतनी चिंता थी वह था लू येबाई, लू परिवार का असली वारिस। और मैं सिर्फ गोद लिया हुआ बेटा था, नाम का बेटा। असल में मेरी हैसियत नौकर से भी बदतर थी। कुछ महीने पहले जब उसका कारोबार घाटे में गया था तो उसने मुझे एक 80 साल से ज्यादा उम्र की अमीर बूढ़ी औरत को बेचने तक की कोशिश की थी। तभी मेंग जियाओ मुझे अपने साथ हाफ माउंटेन विला ले आई थी। मैं हंसकर बोला, लू येबाई को बचाना है? ठीक है, लेकिन अफसोस तीसरी मिस मेरी बात नहीं मानती। अब मैं क्या करूं? पिछले जन्म में लू येबाई ने ही कार दुर्घटना करवाकर मुझे मरवाया था। अब वही लोग मुझसे उसे बचाने की भीख मांग रहे थे। मैं तो चाहता था कि वह अब भी मर जाए। फोन के दूसरी तरफ से गुस्से भरी चीख सुनाई दी, लिन चेन, येबाई घर नहीं आ पा रहा, इसकी वजह तुम हो। लेकिन मैं सच्चाई कभी नहीं भूल सकता था। लू येबाई ने मुझे फंसाया था, मेंग जियाओ को भी नुकसान पहुंचाया था और फिर झूठी हमदर्दी दिखाकर मुझे उसके साथ भागने के लिए उकसाया था। आखिर मेंग जियाओ ने हम दोनों को पकड़ लिया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने लू येबाई और जियांग नाम की उस धोखेबाज लड़की को पकड़कर बुरी तरह सजा। फोन पर फिर आवाज आई, लिन चेन, जल्दी कोई रास्ता निकालो
और यीबाई को घर वापस लाओ। उसकी घमंडी और हुक्म चलाने वाली आवाज सुनकर मैं हंस पड़ा। जब उसे खुद मरना है तो अब कोई उसे नहीं बचा सकता। मैंने सीधे फोन काट दिया और होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। मैं लू यीबाई को कभी नहीं छोड़ूंगा। पूरे लू परिवार को खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या वह आदमी आज रात तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी बहन, तुम उसकी बातों में मत आना। वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, गु न्यानन ने घबरा कर कहा। मेंग जियाओ की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। तीसरी बहन, खुद को धोखा मत दो। लिंग चेन जैसे आदमी कितने हथकंडे अपनाते हैं तुम अच्छी तरह जानती हो। गु न्यानन को सब याद था। 3 महीने पहले लिंग चेन खिड़की से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था और उसने चाकू से जियाओ की बांह भी घायल कर दी थी। 1 महीने पहले उसने एक चूहा पकड़कर जियाओ के बेडरूम में छोड़ दिया था। इन कुछ महीनों में मेंग जियाओ ने उसकी हरकतों को हमेशा बर्दाश्त किया। चाहे वह उसे कितनी भी चोट पहुंचाए, वह किसी को भी उस आदमी की एक उंगली तक छूने नहीं देती थी। यहाँ तक कि पिछली बार जब लिंग चेन की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, तब भी सबसे पहले उसने उसी की रक्षा की थी। गु न्यानन समझ नहीं पाती थी कि आखिर ऐसा क्या है उस आदमी में कि तीसरी मिस उस पर इतना मेहरबान है। तीसरी बहन, वह फिर वही पुरानी चाल चल रहा है। अपनी शक्ल सूरत का फायदा उठाकर तुम्हें फंसाना चाहता है। जैसे ही तुम भरोसा करोगी वह तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन मेंग जियाओ बस शांत बैठी रही। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, चुप हो जाओ। गु न्यानन कुछ और कहना चाहती थी मगर मेंग जियाओ की तीखी नजर उस पर पड़ी। अगर एक शब्द और बोली तो तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगी डॉक्टर बनकर काम करने। चाहे आचेन किसी भी मकसद से मेरे करीब आए, जब तक वह मेरे पास आने को तैयार है मैं उसे पूरी दुनिया दे सकती हूँ। मैं वापस पहाड़ी वाली हवेली में लौट आया। आंगन में अकेला बैठा रहा। दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। पूरा दिन बीत गया लेकिन जियाओ कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने आखिरकार बटलर झांग से पूछा, तीसरी मिस आखिर कब लौटेंगी? झांग बटलर ने स्पष्ट सा जवाब दिया, जब उनका काम खत्म हो जाएगा तब लौट आएंगी। ये जवाब सुनकर मैंने बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। इतने कम लोग मुझे रोक नहीं सकते थे। अगर मैं चाहता तो किसी भी समय निकल सकता था। पिछली जिंदगी में मैं इसलिए नहीं भागा था क्योंकि मुझे डर था कि मेरे जाने के बाद मेंग जियाओ लू परिवार पर हमला कर देगी। लेकिन सच तो यह था कि मेरी लड़ने की क्षमता के सामने ये 10 बॉडीगार्ड मिलकर भी कुछ नहीं थे। मैं कुछ देर मुख्य दरवाजे की तरफ देखता रहा। तभी एक कार धीरे धीरे अंदर आई। कार से एक परिचित आकृति उतरी। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं तुरंत उसकी ओर दौड़ा। तुम वापस आ गई। मेंग जियाओ कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैंने उसकी कमर पकड़ ली। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा और पाया कि उसके गाल हल्के लाल हो गए थे। आचेन ने मुझे गले लगाया और खुद से लगाया। यह सोचते ही उसे उस रात की याद आ गई। उस रात जब मेंग जियाओ कमरे में लौटी थी, मैं एक भयानक दुःस्वप्न में फंसा हुआ था। सपने में बिजली चमक रही थी, तेज बारिश हो रही थी। ठंडे कब्रिस्तान में मेंग जियाओ मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी रो रही थी। मैं डर से पूरी तरह घिर गया था। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे बिस्तर के पास खड़ी मुझे देख रही है। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, उंगलियां कांप रही थीं, होठों पर दर्द भरी मुस्कान थी। अचानक मैं चीखते हुए उठ बैठा। आंख खुलते ही मैंने मेंग जियाओ को देखा। बिना कुछ सोचे मैंने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा पकड़ ले। मेंग जियाओ का शरीर एकदम अकड़ गया। फिर उसने सावधानी से मुझे वापस गले लगा लिया। बुरा सपना देखा? बहुत डरावना सपना था। जियाओ, मुझे छोड़कर मत जाना। आचेन, मत डरो। चाहे मुझे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेंग जियाओ ने प्यार से मेरी पीठ थपथपाई, मुझे शांत करने की कोशिश की, फिर कंबल ठीक से उड़ा दिया। मैंने दयनीय चेहरा बनाकर कहा, मुझे अकेले सोने से डर लग रहा है। मेंग जियाओ ने कुछ देर सोचा, तो मैं कल तुम्हारे लिए एक मनोवैज्ञानिक बुला देती हूँ। मैं तुरंत निरुत्तर रह गया। बस मुझे गले लगाकर सो जाना इतना मुश्किल है क्या? सचमुच लकड़ी जैसी लड़की है। मेरा नाराज चेहरा देखकर भी उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत कहा। वह सावधानी से बोली, तो क्या मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? मैंने मजबूरी में सिर हिला दिया। वह बुक शेल्फ से एक किताब निकाल लाई। शुरुआत में कहानी सामान्य थी, कुछ पुराने किस्से और कहानियां, लेकिन धीरे धीरे कहानी का अंदाज बदल गया। बहुत समय पहले एक सीधा सादा विद्वान था। उसे दुनिया की बुराइयों का कोई ज्ञान नहीं था। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और बाहर की एक लोमड़ी जैसी औरत के बहकावे में आ गया। अंत में उसने अपनी दोनों टांगें गंवा दी। मैं पूरी तरह अवाक रह गया। ये आखिर कैसी कहानी थी? तभी मुझे समझ आया, मेंग जियाओ जानबूझकर ऐसा कर रही थी। वह मेरे भागने के विचार को जड़ से खत्म करना चाहती थी। वह मुझे साफ संदेश देना चाहती थी, भागने का मत सोचना, कभी मत सोचना, आज्ञा नहीं मानी तो टांगें टूट जाएंगी। मैंने तुरंत कहा, बस अब नहीं सुनना, मुझे सोना है। अगर और सुना तो सच में मानसिक आघात हो जाएगा। ये कहकर मैंने कंबल सिर पर खींच लिया। अगले दिन मैं बोरियत में ड्राइंग रूम में बैठा था। दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे कि तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, भैया, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया। मैंने सिर उठाकर देखा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, लू यीबाई तेजी से विला के अंदर घुसा और सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ा। उसे अपनी ओर भागते हुए देखकर मेरी आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। लू यीबाई ने आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने दुखड़े रोने लगा। मैंने पहले आपकी भागने में मदद की थी, लेकिन थर्ड मिस के लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कालकोठरी में बंद कर दिया। मेंग जियाओ तो एक राक्षस है। उसने न सिर्फ मुझे कैद किया बल्कि लोगों से जियांग जियांग दीदी को भी बुरी तरह पिटवाया। वह एक ठंडी और जहरीली औरत है, कोई भी क्रूर काम कर सकती है। लू यीबाई को अपने कानों में लगातार बकबक करते सुनकर मैंने उसे कनखियों से देखा। लू यीबाई को लगा कि मेरी यह नजर मेंग जियाओ के प्रति नफरत की वजह से है, इसलिए वह और भी जोश में आकर मुझे उकसाने लगा। भैया, आपको नहीं पता, जियांग जियांग दीदी की हालत अब बहुत खराब हो चुकी है। मेंग जियाओ
बेहद निर्दयी है। भैया आपको किसी भी तरह जियांग जियांग दीदी को बचाना होगा। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन मेरे चेहरे पर न चिंता थी और न ही घबराहट। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अभी तक मरा नहीं। लू यीबाई वहीं स्तब्ध रह गया। भैया आप क्या कह रहे हैं? वो जियांग जियांग दीदी हैं। आप कैसे उन्हें काल कोठरी में बंद देखकर भी कुछ नहीं कर सकते? मैं उसे सोच समझकर घूरने लगा। सचमुच नहीं कर सकता। उस घटिया आदमी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? सिर्फ कैद कर देना तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। उसी समय कमरे के बाहर गु नियनियन ने मेंग जियाओ का हाथ कसकर पकड़ रखा था। तीसरी बहन जल्दी देखो। लिंग चैन ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। जहां वे दोनों खड़ी थी वहां से ड्राइंग रूम का पूरा दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। असल में वह गु न्यान थी, जिसने चोरी छिपे लू यीबाई को तहखाने से बाहर निकाला था और उसे इस विला में ले आई थी। वह मेरी असलियत उजागर करना चाहती थी। मैंने कहा था ना, लिंग चेन इस दौरान तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि तुम उस औरत जियांग जियांग को छोड़ दो। गु न्यान के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया हो। उसे विश्वास था कि इस बार मेंग जियाओ मेरी सच्चाई जरूर देख लेगी। मेंग जियाओ वहीं खड़ी रही, लेकिन उसके शरीर से निकलती ठंडी आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। क्या आ चेन सच में सिर्फ मुझे धोखा दे रहा था? अगर मैं उसकी टांगे तोड़ दूं तो क्या वह हमेशा मेरे पास रहेगा? मुझे अभी तक आसपास मंडरा रहे खतरे का एहसास नहीं हुआ था। पिछले जन्म में मेंग जियाओ ने लू यीबाई और जियांग जियांग को तभी छोड़ा था जब मैंने अपनी जान देने की धमकी दी थी। इस बार मैंने उनके लिए एक शब्द तक नहीं कहा, फिर भी उसने लू यीबाई को अंदर आने दिया। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि वह खुद मेरे सामने आ गया था, इसलिए मैं इस घटिया जोड़ी को आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। मैंने ठंडी हंसी हंसी। वाह, तुम तो सच में मेरे प्यारे छोटे भाई हो। लू यीबाई ने तुरंत त्याग की मूर्ति बनने का नाटक किया। भैया अगर आपकी बाकी जिंदगी खुशहाल हो सके तो मेरा थोड़ा कष्ट सह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप और जियांग जियांग दीदी साथ भाग सकते हैं, मैं यहाँ रहकर आपके बदले सारी यातनाएं सह लूंगा। ऊपर दूसरी मंजिल के गलियारे में खड़ी मेंग जियाओ का चेहरा और भी ठंडा हो गया। तो आचेन अब किसी और आदमी को मेरे पास भेजकर मुझे फुसलाने की कोशिश कर रहा है। वह मन ही मन कड़वी हंसी हंसी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, उसके दिल में मेरे लिए जरा भी कद्र नहीं है। जब मैं चुप रहा तो लू यीबाई ने आदेश देने वाले लहजे में कहा, जब तीसरी मिस वापस आइए तो तुम भूख हड़ताल कर देना और उन्हें मजबूर करना कि मुझे यहाँ आधिकारिक तौर पर रहने दें। मैं हंस पड़ा। भूख हड़ताल? कितना घटिया तरीका है लू यीबाई। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें मार ही दूं, फिर तुम्हारी लाश हमेशा यहीं रह जाएगी। लू यीबाई कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उसके पैर हवा में बेतहाशा छटपटाने लगे। वह पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत मेरे सामने चींटी से ज्यादा नहीं थी। आसपास के नौकर यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं कर पाया। दूसरी मंजिल पर खड़ी गु न्यान घबरा गई। ये दोनों अचानक आपस में क्यों लड़ने लगे? इन्हें तो मिलकर भागने की योजना बनानी चाहिए थी। लेकिन जिस चीज ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी वह थी मेरी आंखों में भरी असली हत्या की इच्छा। दूसरी तरफ मेंग जियाओ पूरी तरह शांत थी। उसके होंठों पर हल्की सी दिलचस्प मुस्कान भी थी। जब लू यीबाई का दम घुटने लगा तब मैंने उसे छोड़ दिया। वह कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से खांसने लगा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने पास रखी एक तेज बागवानी कैंची उठा ली। तीसरी मिस को ऐसे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं जो इधर उधर भागते फिरे। तुम्हारी हालत अभी काफी नहीं है, आओ मैं खुद मदद कर देता हूँ। इतना कहकर मैंने कैंची कसकर पकड़ ली। अगले ही पल लू यीबाई की टांग में भयानक दर्द उठा। वह डर के मारे पीछे हटने लगा और चीख पड़ा, नहीं मेरे पास मत आओ। मैं हाथ में कैंची लिए उसकी ओर बढ़ता गया। तुम तो तीसरी मिस के पास हमेशा रहना चाहते थे ना, फिर अब पीछे क्यों हट रहे हो? पिछले जन्म में लू यीबाई ने मुझे मारने के लिए आग लगाई थी। मुझे बचाने के लिए मेंग जियाओ ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और उसकी दोनों टांगें हमेशा के लिए बेकार हो गई थी। उस दर्द को याद करते ही मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। इस जन्म में मैं पहले लू यीबाई को अपंग बनाऊंगा और अपनी जियाओ के लिए बदला लूंगा। विला के सभी नौकर भय से कांप रहे थे। वे सिर्फ देखते रहे कि कैसे लू यीबाई की टांगें खून और मांस का ढेर बनती जा रही थी। तभी मेंग जियाओ ठंडे चेहरे के साथ दरवाजे से अंदर आई। आचेन मेरी बात सुनो, पहले कैंची नीचे रख दो, कहीं खुद को चोट मत पहुंचा लेना। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में अब भी गहरी नफरत थी। लू यीबाई ने तुरंत पीड़ित बनने का नाटक शुरू कर दिया। भैया पिछली बार मैं आपकी भागने की योजना में मदद नहीं कर पाया, लेकिन उसके लिए इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? फिर उसने मेंग जियाओ की ओर देखा। तीसरी मिस, मेरे भाई को बस जियांग जियांग दीदी की बहुत याद आ रही है, कृपया उन्हें दोष मत दीजिए। उन्होंने गुस्से में आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से घूरा। इतना खून बहने के बावजूद वह जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि यही उसका आखिरी मौका था आधे पहाड़ वाले इस आलीशान विला में टिके रहने और मेंग जियाओ को फंसाने का। वह जख्म पकड़कर कराहने लगा। तीसरी मिस, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी घिनौनी एक्टिंग देखकर मेरा मन खराब हो गया। चुप रहो बेशर्म कहीं के, मेरी तीसरी मिस को फंसाने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनते ही मेंग जियाओ का शरीर हल्का सा कांप उठा। मेरी तीसरी मिस, उसकी नम आंखों में अविश्वास और खुशी एक साथ चमक उठी। क्या उसने आखिरकार खुद स्वीकार कर लिया कि वह मेरा है? तभी मेरी नजर मेंग जियाओ पर पड़ी और मेरा दिल धक से रह गया, बर्बाद हो गया। अभी अभी मैंने इतना हिंसक और निर्दयी व्यवहार किया था, कहीं उसके सामने मेरी सारी अच्छी छवि तो नहीं टूट गई? मैं घबराकर उसकी तरफ मुड़ा और बेचैनी से अपने होंठ काटने लगा। मैं अभी जो हुआ वह सच में जानबूझकर नहीं था। मेंग जियाओ की आंखों में प्यार और दुलार मानो छलक रहा था। तो आचेन मुझे बताओ कि
अभी आखिर हुआ क्या था? वो आदमी जबरदस्ती इस विला में रहने आ गया था। वह जानबूझकर चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करने लगो। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करे। तुम मेरी हो, तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। मैं किसी ऐसे बच्चे की तरह था जो अपने सबसे प्यारे खिलौने को बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लेता है। मैंने मेंग जियाओ को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। मेरी आंखों में अजीब सी जिद और अधिकार झलक रहा था। मेंग जियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, इस जीवन में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये देखकर मैं भी हैरान रह गया। मुझे लगा कि मेंग जियाओ इस बार पूरी तरह मेरे प्यार में डूब चुकी है। अब उसका बचना मुश्किल है। उसने जमीन पर पड़े घायल व्यक्ति की ओर एक बार भी नहीं देखा और सीधे मेरा हाथ पकड़कर दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ी। तभी गुनियन ने पूछा, तीसरी में इस आदमी का क्या करना है? उसने घायल व्यक्ति को देखा और कहा, अगर इलाज नहीं कराया गया तो शायद यह सचमुच मर जाएगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह डर रहा था कि कहीं मेरे हाथों किसी की जान न चली जाए और इससे मेंग जियाओ मुसीबत में न पड़ जाए। मेंग जियाओ ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इसे बाहर फेंक दो। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। गुनियन असहाय होकर खड़ा रह गया। अचानक मेंग जियाओ रुक गई और ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। लगता है तुम्हारे पास बहुत फुर्सत है। 1 महीना मुर्दाघर में ड्यूटी कर लो। यह सुनकर गुनियन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीसरी बहन, मुझ पर दया करो, मैं मुर्दाघर की रखवाली नहीं करना चाहता। शाओजी, तुम मेरे साथ इतनी निर्दयी क्यों हो? मेंग जियाओ ने बिना भाव बदले जवाब दिया, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। तुमने मेरे आचेन को परेशान किया है। गुनियन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उधर मेंग जियाओ बहुत सावधानी से मेरे हाथ साफ कर रही थी। उसका भाव ऐसा था मानो वह किसी अनमोल खजाने को छू रही हो। मैं लगातार उसे देखता रहा। जियाओ, अगर मैं कुछ कहूं तो क्या तुम हमेशा मुझ पर विश्वास करोगी? करूंगी। थोड़ा रुककर उसने मेरी ओर गहरी नजरों से देखा। जब तक वह बात तुमने कही है मैं उस पर विश्वास करूंगी। उसका जवाब सुनकर मेरा दिल भर आया। वह मेरी बातों पर इसलिए भरोसा नहीं करती थी क्योंकि मेरे बहाने अच्छे होते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मुझ पर भरोसा करती थी। मेंग जियाओ ने नरम स्वर में कहा, आचेन, आज से तुम आधे पहाड़ वाले इस विला में कहीं भी आ जा सकते हो। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। जियाओ, क्या सच में तुम मुझे बाहर जाने दोगी? लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। वह डर रही थी कि कहीं मैं बाहर जाकर फिर हमेशा के लिए गायब न हो जाऊं। कहो, अगर मुझे आजादी मिलती है तो मैं कोई भी शर्त मान लूंगा। मेंग जियाओ ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसी किसी जगह मत जाना जहां मैं तुम्हें ढूंढ न सकूं, और उस बच्चलन औरत से मिलने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं आगे से तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेंग जियाओ ने फिर मुझे गले लगा लिया। आचेन, ये मेरी आखिरी हिम्मत है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, दोबारा मुझे छोड़कर जाने की मत सोचो, ठीक है? उसकी कमजोर और असुरक्षित आवाज सुनकर मेरा दिल दुख उठा। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। वो अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर सुकून ढूंढने लगी। आचेन, अच्छे बच्चे बनो। आगे से मैं तुम्हें दुनिया की हर सबसे अच्छी चीज दूंगी, बस तुम हमेशा मेरे पास रहना। वह धीमे स्वर में मुझसे विनती कर रही थी। असल में मेरे मन में तो उस धोखेबाज औरत से बदला लेने की आग जल रही थी, लेकिन मेंग जियाओ की शर्त याद करके मैंने फिलहाल वह विचार छोड़ दिया। हालांकि उस औरत को अभी छोड़ सकता था, लेकिन अपने उस तथाकथित छोटे भाई को मैं आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसी समय मेरे सस्ते और निकम्मे पिता का फोन आया। बेचैन, अस्पताल क्यों जा रहे हो? मैंने व्यंग्य से कहा, क्या किसी ने मेरे लिए कफन तैयार कर लिया है? दूसरी तरफ वह गुस्से से फट पड़ा। मैं ठंडी हंसी हंसा। उसे अब भी लगता था कि मैं वही पुराना इंसान हूं जिसे वह जब चाहे दबा सकता है। लेकिन अब जबकि वह खुद मेरे पास आया था, यह उन सबको सबक सिखाने का अच्छा मौका था। अगर लू यीबाई इतनी बुरी तरह घायल हो चुका है तो एक बड़े भाई के तौर पर मुझे भी उसे खास तोहफा देना चाहिए। जब तक वह पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ, मैं उसे अपने हाथों से नरक में धकेलने से नहीं हिचकूंगा। फोन काटने के बाद मैंने मेंग जियाओ को बताया कि मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। वह तुरंत चिंतित हो गई। अचानक अस्पताल क्यों जाना है? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? चोट तो नहीं लगी? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस लू परिवार की तरफ से कुछ बात है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि इन वर्षों में लू परिवार ने मेरे साथ इंसानों जैसा व्यवहार कभी नहीं किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, उन घटिया लोगों के लिए अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसके गाल को हल्के से दबाया और दृढ़ता से कहा, मुझे पता है, आगे से मैं भी उन लोगों को दोबारा अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। उन लोगों द्वारा फिर से इस्तेमाल किए जाने से बचने के लिए इस बार मैंने खुद ही अस्पताल जाने का प्रस्ताव रखा। बेशक मेरा असली मकसद उन मस्खरों को अपनी आंखों से देखना था। मेंग जियाओ ने मेरा दृढ़ रवैया देखा तो उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन चिंता के कारण उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह भी मेरे साथ चलेगी। उसके मन में हमेशा यह डर रहता था कि कहीं मेरे साथ कोई अन्याय न हो जाए या मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। उसकी नजर में लू परिवार के लोग ऐसे खूंखार भेड़िए थे जो इंसानों को खा जाए और हड्डी तक न छोड़े। उसे डर था कि मैं कहीं उनके जाल में न फंस जाऊं, लेकिन बहुत जल्द मैं अपने कामों से जियाओ को यह समझा देने वाला था कि उसकी सारी चिंताएं बिल्कुल बेकार हैं। अब वाला मैं पहले जैसा नहीं रहा था। मुझसे उलझना आसान नहीं था। जब हमारी दबदबे वाली काली सैन्य गाड़ी एक शानदार ढंग से सजी हुई फूलों की दुकान के पास से गुजरी तो मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने
करने को कहा और फिर अकेला ही नीचे उतर गया। फूलों की दुकान की मालकिन ने जैसे ही ग्राहक को आते देखा तुरंत मुस्कुराते हुए स्वागत किया। सर, किसे फूल देने हैं? चाहे तो मैं प्रोफेशनल सलाह दे सकती हूँ। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, किसी को देने नहीं आया हूँ, बस अस्पताल में एक ऐसे मरीज से मिलने जा रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मालकिन ने पास रखी सफेद लिली की ओर इशारा करते हुए कहा, तो लिली ले जाइए। अस्पताल में मरीजों को यही फूल देना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन मैंने उन लिली के फूलों की तरफ देखा तक नहीं। दुकान में चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद आखिरकार मुझे वही फूल मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने एक कोने में रखे सफेद गुलदाउदी चंद्रमल्लिका के फूलों का गुच्छा उठाया और मेंग जियाओ के सामने लहराते हुए कहा, जियाओ देखो, लुई बाई के लिए मैंने कैसा फूल चुना है। दुकान वाली एकदम स्तब्ध रह गई और घबराकर बोली, सर, ये फूल तो आमतौर पर मृत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी जीवित इंसान को यह देना बहुत अशुभ माना जाता है। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। मुझे तो यही अशुभता चाहिए। जितना ज्यादा मनहूस होगा उतना ही उस घटिया इंसान पर जंचेगा। दुकान वाली पूरी तरह हैरान रह गई। जब वह फूल पैक कर रही थी उसकी नजर बगल में खड़ी खूबसूरत महिला पर पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, ये आदमी दिखने में तो बहुत हैंडसम है लेकिन इसकी सोच समझ से परे है। उल्टा ये लड़की तो सीधी सादी और भोली लगती है। यही सोचकर उसने धीरे से मेंग जियाओ से कहा, मैडम, हमारी दुकान के बाकी फूल भी बहुत सुंदर हैं। लड़कों को तो वैसे भी कम ही फूल मिलते हैं। अगर आप इन्हें फूल देंगी तो ये जरूर बहुत खुश होंगे। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेंग जियाओ को अर्थपूर्ण मुस्कान दी। मेंग जियाओ ने अचानक गंभीरता से पूछा, क्या आपकी नजर में प्रेमी प्रेमिका हमेशा एक दूसरे को फूल देते हैं? दुकान वाली हंसते हुए बोली, बिल्कुल। आजकल कौन सा प्रेमी जोड़ा है जो फूल नहीं देता? फूलों के बिना रोमांस कैसा? मेंग जियाओ ने उसकी अजीब नजरों की परवाह नहीं की। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज चेन, तुमने आज तक मुझे कभी फूल नहीं दिए। दुकान वाली ये सुनकर दंग रह गई। मैं भी उसके इस अचानक नखरे से पूरी तरह चौंक गया और हैरानी से उसे देखने लगा। तुम सच में ये बात कह रही हो? आखिरकार जब हम फूलों की दुकान से बाहर निकले उसके हाथ में लाल गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता था। उसके होठों पर मुस्कान इतनी गहरी थी कि जैसे आसमान छूने वाली हो। वो उन गुलाबों को बड़ी सावधानी से कार की पिछली सीट पर रख रही थी, मानो कोई अनमोल खजाना हो। उसे देखकर मेरे मन में हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बस एक अगरबत्ती और पूजा की थाली की कमी हो, वरना वह उन फूलों की पूजा ही शुरू कर देती। मैंने असहाय होकर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा, जियाओ, ये तो सिर्फ फूलों का एक गुलदस्ता है, तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो? वह हल्के से खंखार कर बोली, मैं इतनी भी खुश नहीं हूँ। लेकिन उसकी मुस्कान छिप ही नहीं रही थी। मैंने तुरंत उसकी पोल खोल दी। जियाओ, तुम्हारे कानों के सिरे तक लाल हो चुके हैं। उसकी शर्मीली शक्ल बेहद प्यारी लग रही थी। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल निरुत्तर हो गई। मैं आराम से सहचालक वाली सीट पर बैठा और नजर उसके खूबसूरत चेहरे पर टिक गई। आज उसे छेड़ने का अच्छा मौका था। मेरी शरारती उंगलियां धीरे धीरे उसकी जांघ पर जा टिकी और जानबूझकर हल्के से फिसलने लगी। मेंग जियाओ के हाथ जो स्टीयरिंग थामे हुए थे अचानक कस गए। मैंने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, मानना पड़ेगा, आसास तो काफी अच्छा है। पहले जो मैंने छुआ था उससे तो ये कहीं बेहतर है। मेंग जियाओ ने मेरी उस शरारती हथेली को पकड़ लिया जो उसकी जांघ पर घूम रही थी। उसका स्वर अचानक ठंडा हो गया जिसमें हल्की सी जलन भी झलक रही थी। आखिर किस औरत का स्पर्श था जिसे तुम अब तक भूल नहीं पाए हो? मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। अरे जाओ, तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब था तुम्हारी स्कर्ट का कपड़ा, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, छूने में बहुत मुलायम और चिकना लगता है। मेंग जियाओ का हाथ एक पल को रुक गया और उसका पूरा शरीर थोड़ा अकड़ सा गया। अच्छा तो फिर ठीक है, मैंने जानबूझकर मासूमियत से पूछा। कपड़े के अलावा और क्या हो सकता था? जाओ, तुमने अभी क्या समझ लिया था? मेंग जियाओ ने गहरी सांस ली। मैंने भी यही सोचा था कि तुम स्कर्ट की बात कर रहे हो। मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई लेकिन हाथ फिर से उसकी जांघ पर रख दिया। इसी बीच हम अस्पताल पहुंच चुके थे। इस समय लुई बाई बुरी हालत में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसकी दोनों टांगें मोटी पट्टियों से बंधी हुई थी। शांगवान और लूचे उसके आसपास खड़े होकर उसकी चिंता कर रहे थे। जैसे ही लू यीबाई ने अपनी माँ को देखा वह जोर जोर से रोने लगा। माँ, ये सब लिन चेन उस निकम्मे की वजह से हुआ है। उसने जानबूझकर मुझे मरवाने की कोशिश की। ये कहते हुए उसने मेज पर रखा पानी का गिलास जमीन पर दे मारा। आपको नहीं पता वह मुझे कैसी नजरों से देख रहा था। शांगवान ने तुरंत उसे दिलासा दिया। यीबाई, शांत हो जाओ। उस जैसे आदमी पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। जब वह यहाँ आएगा मैं उससे तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मंगवाऊंगी। फिर उसने सावधानी से एक बैंक कार्ड निकाला और बेटे को थमा दिया। ये भाई, इसमें 1 करोड़ नहीं 1 मिलियन 10 लाख के बराबर विदेशी राशि टपा है। तुम्हारे पिता से लेकर आई हूँ, तुम इसे आराम से खर्च करो। राशि सुनते ही लू यीबाई का चेहरा कुछ बेहतर हुआ लेकिन उसकी आंखों में जलन अभी भी बनी हुई थी। उसने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा, माँ, आखिर लिन चेन की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? तीसरी मिस ने उसे पसंद कर लिया। उसे आधे पहाड़ वाली आलीशान विला में रहने दिया। वह गंवार इसके लायक नहीं है। तीसरी मिस के पास रहने का हक मेरा था। शांगवान ने बेटे को सांत्वना दी। चिंता मत करो, मैं उस आदमी से तुम्हारी सारी खुशियां वापस छीन लूंगी। वह उन ऐशो आराम का हकदार नहीं है। उसकी औकात तो हमारे घर में नौकर बनने की है। उसी समय मैंने दरवाजा खोलकर ठंडी हंसी के साथ कहा, सच में तो मैं हमेशा से सिर्फ एक नौकर ही था। शांगवान जो अभी तक गुस्से में बोल रही थी अचानक मेरे पीछे खड़ी मेंग जियाओ को देखकर डर गई। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और आवाज गले में अटक गई। उसने बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। अरे तुम आ गए, जल्दी अंदर आओ। फिर उसने घबराकर मेंग जियाओ की ओर देखा। तीसरी मिस, आप भी बैठिए। मैंने हैरानी का नाटक किया। मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि आपके दिल में मेरी
जगह सिर्फ एक नौकर की है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। शांगवान घबराकर बोली, आचेन तुम गलत समझ रहे हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार किया है। मैं मुस्कुराया। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर वो 1 मिलियन वाला बैंक कार्ड मुझे क्यों नहीं मिला? मैंने दुखी चेहरा बनाते हुए पूछा। क्या इतने सालों का आपका प्यार सिर्फ झूठ था? उसके चेहरे पर झेप और तिरस्कार दोनों झलक गए। आचेन मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? कुछ दिन बाद मैं खुद ये कार्ड तुम्हें दे देती। मैं मन ही मन हंस पड़ा। स्पष्ट था कि वे इसे मुझे देना ही नहीं चाहते थे। मैंने उदास स्वर में कहा, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं मानती तो भी ठीक है, मैं इसकी आदत डाल चुका हूँ। मेरे पीछे खड़ी मेंग जियाओ की आभा और ठंडी होती जा रही थी। उसकी निगाहें शांगवान पर जम गई। लू यीबाई ने तुरंत कार्ड को और कसकर पकड़ लिया। यीबाई छोड़ो! मेंग जियाओ की मौजूदगी से डरी हुई शांगवान ने मजबूरी में बेटे के हाथ से कार्ड छीना और मेरी ओर बढ़ा दिया। आचेन मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रही, बस यीबाई की हालत खराब थी इसलिए पहले उसे देना चाहती थी। अगर तुम्हें अभी चाहिए तो लो। मैं इन नाटकों से तंग आ चुका था। बाहर वालों के सामने वह हमेशा एक दयालु माँ का अभिनय करती थी, लेकिन घर के दरवाजे बंद होते ही उसने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। मैंने बिना भाव के कार्ड ले लिया। कितनी हास्यास्पद बात थी। मुंह से कह रही थी कि कार्ड मेरा है, लेकिन उंगलियां अब भी उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी। मैंने कार्ड जेब में डालते हुए कहा, तो फिर आपकी उदारता के लिए धन्यवाद मिसेस लू। ये 1 मिलियन लू परिवार को काफी समय तक चुभने वाला था। मैं जानबूझकर उनके चेहरे पर वह बेबसी देखना चाहता था जब वे कुछ कर भी न सके। जैसा मैंने सोचा था, लू यीबाई गुस्से से कांपने लगा। मैंने पास रखी मेडिकल रिपोर्ट उठा ली। रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी चोटें हल्की थीं और स्थायी विकलांगता का कोई खतरा नहीं था। इसे देखकर मुझे निराशा हुई। अफसोस, इसे तो बहुत आसानी से छोड़ दिया गया। मैं उसके पास जाकर मुस्कुराया। अरे यीबाई की हालत कैसी है? कहीं उसे पूरी जिंदगी बिस्तर पर तो नहीं रहना पड़ेगा? लू यीबाई का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं, जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया था, अब उसके सामने चिंता जताने का नाटक कर रहा हूँ। उसके लिए यह घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। उसने मन ही मन कसम खाई, जैसे ही मेंग जियाओ यहाँ से जाएगी वह अपनी सारी ताकत लगाकर लिन चेन को ऐसी सजा देगा कि वह न जी पाएगा और न मर पाएगा। यीबाई देखो, ये फूलों का गुलदस्ता तुम्हारे भाई ने खास तुम्हारे लिए कई जगह घूम कर चुना है। तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। जब लू यीबाई ने उस सफेद चमकते गुलदस्ते को देखा तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैं मन ही मन हंस पड़ा। जब पिछले जन्म में उन्होंने मेरे साथ वह सब किया था तो अब मेरे लिए ऐसा करने में क्या हर्ज था? तुमने हिम्मत कैसे की ऐसे फूल देने की? लू यीबाई ने आंखें फाड़कर मुझे घूरा, लेकिन मेंग जियाओ की मौजूदगी के कारण वह कुछ कह भी नहीं सका। मेंग जियाओ आगे बढ़ी। उसकी नजर सीधे लू यीबाई पर जा टिकी और उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि सुनने वाला कांप जाए। आचेन ने खुद अपने हाथों से ये फूल खरीदे हैं। तुम्हें पसंद नहीं है क्या? ये उसकी तरफ से तुम्हारे लिए खास भावना है। तुम्हें इन्हें नापसंद करने का क्या अधिकार है? लू यीबाई का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। वह जल्दी से बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद आचेन। मुझे यह सब बेहद व्यंग्यात्मक लग रहा था। लू यीबाई गुस्से से कांप रहा था, लेकिन फिर भी दांत खींचकर बोला, तो बड़े भाई की इस भावना के लिए धन्यवाद। मैं उन दोनों को ठंडी नजरों से देख रहा था। मेरी आंखों में जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। ये बदला तो अभी बस शुरुआत थी। मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया, जब मैं आग में बुरी तरह झुलस गया था, फिर एक भयानक कार दुर्घटना का शिकार हुआ और अंत में उस महिला को भी अपने साथ बर्बादी में घसीट लिया था जो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। इस खून के कर्ज को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरा चेहरा और भी गंभीर हो गया, यहाँ तक कि कुछ डरावना भी लगने लगा। मेंग जियाओ ने शायद मेरी भावनाओं में आए बदलाव को महसूस कर लिया। वह आगे बढ़ी और धीरे लेकिन मजबूती से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी गर्माहट ने मेरे दिल का सारा अंधेरा पल भर में दूर कर दिया। मेरा मन धीरे धीरे शांत होने लगा। मैंने उसकी चिंतित आंखों की ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ जियाओ, मैं यहाँ थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ, कुछ निजी बातें निपटानी है। तुम बाहर इंतजार करोगी? मेंग जियाओ ने सिर हिलाया। लू परिवार के ये पुराने हिसाब किताब तुम्हें खुद ही चुकाने होंगे, तभी सुकून मिलेगा। फिर वह मेरे कान के पास झुककर बोली, खुद को जरा भी तकलीफ मत देना, समझे? मैंने हामी भर दी। जब तक उसकी परछाई दरवाजे से गायब नहीं हो गई मैं उसे देखता रहा। अब कमरे में केवल हम 3 लोग बचे थे। तभी शांगवान के चेहरे पर चढ़ा हुआ झूठा मुखौटा पूरी तरह उतर गया। वह गुस्से से बोली, लू चेन तुम निकम्मे, जल्दी से बैंक कार्ड यीबाई को वापस करो। वह कार्ड उसी का है, तुम्हारे जैसे आदमी को उस पैसे पर कोई हक नहीं। लू यीबाई भी बनावटी चिंता दिखाते हुए बोला, भैया नाराज मत होइए, आप जानबूझकर नहीं ले गए होंगे और ज्यादा मत सोचिए। जब पापा का बड़ा बिजनेस पूरा हो जाएगा तो वे आपको भी कुछ जेब खर्च दे देंगे। उसके दान देने वाले लहजे को सुनकर मैं हंस पड़ा। मेरे इस प्यारे छोटे भाई की एक्टिंग सच में 10 साल बाद भी वैसी ही थी, कमाल की। जब उसने देखा कि मैं पहले की तरह उसकी बातों में नहीं आ रहा तो वह बेचैन हो गया। भैया मम्मी को नाराज मत कीजिए, जल्दी से कार्ड मुझे लौटा दीजिए। मैंने उसकी ओर देखकर ठंडे स्वर में कहा, ये कार्ड चाहिए? सपने देखना बंद करो। उन माँ बेटे के लालची चेहरे देखकर मेरे मन में केवल उपहास था। आज मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाने वाला था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मिस थर्ड यंग लेडी ने अपनी आंखों से देखा था कि वह कार्ड अभी भी मेरे हाथ में है। हम अब कह रहे हो वापस कर दो? अगर बाद में तीसरी मिस ने पूछ लिया कि कार्ड कहाँ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? यह सुनकर शांग माँ काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार वह गुस्सा पीकर रह गया और मुझे यह फायदा उठाने दिया। फिर उसने जबरन बात बदलते हुए ऊंची आवाज में मुझसे सवाल करना शुरू किया। यीबाई के पैरों पर जो चोटें हैं सब तुम्हारी वजह से हैं। तुम एहसान फरामोश बदमाश, मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत
कैसे हुई? मैंने उसकी विकृत शक्ल की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बस लापरवाही से बिस्तर पर पड़े आदमी को थपथपाते हुए कहा, ये भाई तुम तो हर हाल में उस हाफ माउंटेन विला में रहना चाहते थे, है ना? लू ये भाई गुस्से से कांपने लगा। अगर तुम सच में मेरी मदद कर रहे थे तो फिर तीसरी मिस ने आखिर मुझे वहां रहने क्यों नहीं दिया? मैंने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा, क्योंकि तीसरी मिस तुम्हें दिल से नापसंद करती है। उनके जैसे स्तर की नफरत के सामने मैं क्या कर सकता हूँ? क्या सड़क किनारे से निकल आए किसी बदबूदार चूहे को भी मैं तीसरी मिस की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती पसंद करवाऊं? लू ये बाई की आंखें गुस्से से बाहर निकलने को थी। उधर उसकी माँ ने जब अपने लाडले बेटे की यह हालत देखी तो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, चाहे कुछ भी हो, ये बाई के घायल होने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अभी इसी वक्त घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। वह गालियां देती हुई मुझे जबरदस्ती जमीन पर झुकाने आई, लेकिन जैसे ही उसका गंदा हाथ मुझे छूने वाला था, मैंने उसकी कलाई पकड़कर जोर से झटका दिया। वह सीधा 5 मीटर दूर जाकर गिरी। ये देखकर भी लू ये बाई नहीं रुका। टूटी हुई टांग पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वह मेरी तरफ झपटा, लेकिन मुझे छूने से पहले ही मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। घुटनों पर बैठकर माफी मांगना इतना पसंद है तो खुद क्यों नहीं कर लेते? मैं धीरे धीरे झुककर उसके पास गया। लो ये भाई, इतनी भी जल्दी मत करो। तुम लोगों ने मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है वह एक बार में चुकने वाला नहीं है। आखिरकार मैं उस घुटन भरे अस्पताल के कमरे से बाहर निकल आया। अस्पताल के बाहर मेंग जियाओ कार के पास खड़ी थी। उसकी नजर लगातार आने जाने वाले हर व्यक्ति पर थी। मैं जानता था कि उसे डर था कि कहीं मुझे अंदर कोई नुकसान न पहुंचा दे या फिर मैं अचानक गायब न हो जाऊं। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसने मुझे अस्पताल के गेट से बाहर आते देखा, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। वह तुरंत मेरे पास आई और सिर से पैर तक मेरी अच्छी तरह जांच करने लगी। मैंने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रख लिया। चिंता मत करो, मुझे कोई चोट नहीं लगी। आखिर असली बदकिस्मत तो कमरे के अंदर बैठे लू परिवार के लोग हैं। जियाओ चलो घर चलते हैं। मेंग जियाओ मुझे हैरानी से देखती रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। मैंने हंसते हुए कहा, आज तो मैंने अपनी काबिलियत से लू परिवार से पूरे 10 लाख युआन निकलवा लिए हैं। मैंने दिखावे से वह बैंक कार्ड निकालकर उसके सामने लहराया। मुझे पैसों को देखकर चमकती आंखों के साथ देखते हुए वह थोड़ा करीब आई और मुस्कुराकर बोली, तुम्हें सच में इन बाहरी चीजों से इतना लगाव है? मैं तो लगभग तुरंत सिर हिलाने वाला था। आखिर पैसा किसे बुरा लगता है? जितना ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना सीधा जवाब देना कुछ ज्यादा ही साधारण होगा, इसलिए मैंने जल्दी से एक अलग बहाना बना लिया। असल में मैं लालची नहीं हूँ, मैं तो बस उन बेघर पैसों को एक गर्मजोशी भरा घर देना चाहता हूँ। मेरी गंभीर शक्ल देखकर मेंग जियाओ हंसी रोक नहीं पाई, लेकिन अगले ही पल वह सचमुच सोचने लगी, अगर अचेन को पैसे इतने पसंद हैं और मैं संयोग से बेहद अमीर हूं, तो क्या वह मुझे भी थोड़ा ज्यादा पसंद करेगा? क्या इसका मतलब है कि हम सच में एक दूसरे के लिए बने हैं? पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे विला पर बिखर रही थी। मेंग जियाओ कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक ऐसी काली कार्ड थी जो ऊंचे दर्जे और हैसियत का प्रतीक थी। जैसे ही मेरी नजर उस काले कार्ड पर पड़ी, मुझे एक अजीब सी परिचित भावना महसूस हुई। क्या यह सच में मेरे लिए है? मुझे ऐसा देखते ही मेंग जियाओ का चेहरा लाल हो गया। उसने घबराकर नजरें फेर ली और धीरे से सिर हिला दिया। फिर वह संकोच के साथ बिस्तर के किनारे बैठ गई। मैं तुरंत उसके पास जाकर बैठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हो? हाफ माउंटेन विला लौटने के बाद पुनर्जन्म वाली पहली रात के उस हादसे को छोड़कर हम दोनों के बीच इतनी नजदीकी कभी नहीं हुई थी। मेरे अचानक इस तरह गले लगाने से हमेशा शांत और ठंडी रहने वाली मेंग जियाओ भी थोड़ी असहज हो गई। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मेरी तीसरी मिस तो सच में बहुत उदार है। एक बार में इतना जेब खर्च दे दिया, ऊपर से इतनी खूबसूरत, और तुम्हारा यह बेहतरीन फिगर भी, सब कुछ बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक है। मेंग जियाओ को हमेशा लगता था कि मेरी तारीफों में कुछ अजीब सा छिपा रहता है, लेकिन वह खुद को समझाती रही। अचेन हमेशा से सीधा सादा और मासूम रहा है। वह जानबूझकर मुझे छेड़ नहीं रहा होगा। मैंने चोरी चोरी उसकी शर्माई हुई शक्ल देखी और मन ही मन बेचैन हो उठा। इस जन्म में यह औरत इतनी संयमी कैसे हो गई? मैं मन ही मन सोच रही थी, क्या इतना आगे बढ़कर भी मैं उसे प्रभावित नहीं कर पा रही हूँ? अगर यह पिछला जन्म होता तो वह पागलों की तरह खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन अब वह इतना शांत और संयमित बना हुआ था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात को छोड़कर जब मैं अभी अभी पुनर्जन्म लेकर लौटी थी, इन दिनों वह हमेशा मर्यादा में रहा था। उसने कभी कोई हद पार करने वाली हरकत नहीं की। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या सच में उसका स्वभाव बदल गया है। मेरी दाहिनी बाह अब भी उसके कंधों को मजबूती से थामे हुए थी। उसने थोड़ा हटने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे और करीब खींच लिया। उसकी खूबसूरत ड्रेस का कंधे वाला पट्टा हल्का सा खिसक गया। शांत कमरे में अब केवल दोनों की तेज होती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेंग जियाओ ने अपनी थोड़ी अस्त व्यस्त ड्रेस की ओर देखा, फिर घबराकर मेरी तरफ नजर उठाई। उसकी आंखों में हैरानी थी और गाल तुरंत लाल हो गए। उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर भटकने लगी। मैंने उसके लाल चेहरे और कांपती पलकों को देखा तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये कहां उसका मुझे लुभाना था? असल में तो मैं ही खुद को उसके करीब आने से रोक नहीं पा रहा था। अब तक जो शांति और संयम मैंने बनाए रखा था, वह इस पल पूरी तरह टूट चुका था। नजरें मत चुराओ। मेरी आवाज भारी और धीमी थी, जिसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। हम पहले ही बिस्तर के किनारे साथ बैठे थे और अब हमारे बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। कमरे का माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। मेंग जियाओ का पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया। उसके कान तक लाल हो चुके थे। घबराहट में उसने अपनी ड्रेस का किनारा कसकर पकड़ लिया। वह शर्मिंदा भी थी और
घबराई हुई भी, लेकिन मुझे दूर धकेल नहीं पा रही थी। वह थोड़ा पीछे हटना चाहती थी, मगर मैंने धीरे से उसकी कमर थाम ली। उसकी बेकाबू धड़कनें और मेरी नजरें आपस में उलझ गई। काफी समय से दोनों जिस मधुर और रोमांटिक पल का इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार सामने था। मेरे पूरे शरीर में जैसे उत्तेजना दौड़ गई। मैं उसकी लाल पड़ती खूबसूरत सूरत को देखता रहा। उसकी आंखों में कोमलता भी थी और हल्की सी घबराहट भी। मैं धीरे धीरे झुकने लगा, बस उसे चूमने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी क्षण जब हमारे होंठ लगभग छूने वाले थे, मेंग जियाओ ने घबराकर कंबल खींच लिया और हमारे बीच रख दिया। उसकी आवाज थोड़ी अस्वाभाविक लग रही थी। आज चैन, तुम सो जाओ। वह पल वहीं टूट गया। मैंने आंखें खोल दी और भीतर से बेहद निराश महसूस किया। किसने कहा कि मैं यह सब अपनी इच्छा के खिलाफ कर रही थी? मैं तो जानबूझकर उसके करीब आना चाहती थी, उसे चूमना चाहती थी, उसे छेड़ना चाहती थी। मैं मेंग जियाओ को उठकर बाथरूम की ओर जाते हुए देखती रही। मेरी आंखों में असफल कोशिश की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। इतनी तैयारी के बाद भी बात वहीं की वहीं रह गई, मानो मैं अंदर ही अंदर फट पड़ूंगी। मेंग जियाओ बाथरूम में गई और शीशे में अपना हल्का लाल चेहरा और अस्त व्यस्त ड्रेस देखी। वह धीरे से भौहें सिकोड़ बैठी, सिर्फ इसलिए कि आचेन मेरे थोड़ा करीब आ गया। मेरा दिल इतनी बुरी तरह क्यों धड़कने लगा? मैं कभी भी उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर पाई। पहले जब वह मेरे प्रति ठंडा रहता था, तब भी मैं उसकी ओर खींची चली जाती थी, और अब जब उसका पूरा दिल मेरे लिए धड़कता है तो हाल और भी बुरा है। अभी अभी हुए उस पल को याद करते हुए उसके होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई, लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर निकली, तब तक वह फिर से अपनी सामान्य शांत और ठंडी छवि में लौट चुकी थी। जैसे ही वह बिस्तर में लेटी, मैं तुरंत करवट लेकर उसकी तरफ मुड़ा। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मेरा सीना उसकी पीठ से लगा हुआ था और मेरी बाह स्वाभाविक रूप से उसकी कमर के चारों ओर लिपट गई। पता नहीं कब से मुझे उसे गले लगाकर सोने की आदत पड़ गई थी। अब केवल उसके पास होने पर ही मुझे सुकून मिलता था। पहले मैं कभी किसी पर इतना निर्भर नहीं था, लेकिन अब बस उसे अपनी बाहों में भरकर रखना चाहता था। मेंग जियाओ का शरीर हल्का सा सख्त हो गया, फिर धीरे धीरे वह ढीली पड़ गई और मुझे उसे गले लगाने दिया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरी बाह थपथपाई और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आचेन, तुम कभी भी मुझे छोड़कर जाने के बारे में मत सोचना। एक दिन मैं मोबाइल की नोटिफिकेशन की आवाज से जाग गया। एक संदेश आया था, आचेन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। भेजने वाली जियांग जियांग थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। ये उसी धोखेबाज लड़की का संदेश था। आचेन, डरो मत, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। मेंग जियाओ एक शैतान है, हम दोनों उससे छुटकारा पा सकते हैं। मैं तिरस्कार से हंस पड़ा। ऊपर से वह मेरी बहुत परवाह करने का नाटक करती थी, लेकिन पीछे से पहले ही लू यीबाई के साथ संबंध बना चुकी थी। घिनौनी औरत। उसका अगला संदेश आया, आज रात एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें वेनचेंग से दूर ले जाऊंगी, उस औरत मेंग जियाओ से हमेशा के लिए। मैंने संदेश पढ़ा और तुरंत उसका नंबर समेत उसके सारे संपर्क ब्लॉक कर दिए। अभी मैं जियांग जियांग से सीधे नहीं निपट सकता था। तीसरी मिस अभी मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती थी। इस समय उससे मिलने पर मेंग जियाओ नाराज हो जाती। मैं अब उसे निराश नहीं करना चाहता था। मैंने मेंग जियाओ को फोन लगाया, बस उसकी आवाज सुनना चाहता था। उधर मीटिंग रूम में अचानक फोन की घंटी बजी और गंभीर माहौल टूट गया। सहायक ने सावधानी से कहा, तीसरी मिस, आपका फोन है। मेंग जियाओ बैठक की अध्यक्षता कर रही थी, इसलिए उसका फोन सहायक के पास था। काट दो, उसने अधीरता से कहा। सहायक ने झिझकते हुए जवाब दिया, मिस, ये मिस्टर लिंग चेन का कॉल है, क्या आप बात करना चाहेंगी? उसने फोन आगे बढ़ा दिया। मेंग जियाओ ने फोन लिया। दूसरी तरफ मेरी आवाज आई, जियाओ जियाओ, क्या तुम अभी व्यस्त हो? मैंने कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैंने जानबूझकर धीमी और मोहक आवाज में पूछा। तुम्हारे आसपास कोई और तो नहीं है? मेंग जियाओ के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नहीं। मीटिंग रूम में बैठे सभी शेयरधारकों के मन में एक ही बात आई, तो क्या हम इंसान नहीं है? यह सुनकर कि उसके आसपास कोई नहीं है, मैं और खुलकर बोला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नई ड्रेसेस खरीदने जा रहा हूँ। कल वाली ड्रेस तो मैंने फाड़ दी थी, इसलिए आज नई ले आऊंगा। मेंग जियाओ ने हल्की सी हूं की आवाज निकाली और उसके होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। जब मैं शॉपिंग बैग लेकर मॉल से बाहर निकला, तभी एक आकृति अचानक मेरी ओर झपटी। आचेन, आखिरकार मैं तुमसे मिल गई। जियांग जियांग सीधे मेरी बाहों में कूद पड़ी, लेकिन मैंने उसे तुरंत धक्का देकर अलग कर दिया। जियांग जियांग, मुझसे चिपकने की कोशिश मत करो। मैंने गहरी सांस ली और किसी तरह अपने भीतर के गुस्से को दबाया, वरना मुझे डर था कि मैं यहीं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। जियांग जियांग तुरंत नाराज हो गई। लिंग चेन, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? जब तक मेरा धैर्य बाकी है, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें मेंग जियाओ से दूर ले जा रही हूँ। मैंने भौहें चढ़ाई। मैं उससे दूर क्यों जाऊं? वह मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है, मुझे तो हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। जियांग जियांग घमंड से बोली, क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हें कैद करके रखा था? इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैंने उसे कूड़े की तरह देखा। क्या तुम मेरे छोटे भाई के साथ नहीं थी? दूर हटो, तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। जियांग जियांग तुरंत तिलमिला उठी। मेरे और यीबाई के बीच कुछ नहीं हुआ। अगर तुमने फिर यह बात उठाई तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। फिर उसने कहा, मुझसे बच्चों जैसी जिद मत करो। मेरा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेंग परिवार की कुछ संपत्ति साथ ले लो। आज रात हम
हम टिकट खरीद कर यहाँ से निकल जाएंगे। अब उसकी असली फितरत पूरी तरह सामने आ चुकी थी। मैं मन ही मन हंसा। सच में उसे थप्पड़ मारने का बहुत मन कर रहा था। वह फिर बोली, क्या तुम्हें पता है कि मेंग जियाओ मानसिक रोगी है, उसे कभी भी दौरा पड़ सकता है, वह लोगों को मार सकती है। अगर तुम उसके पास रहे तो। चटक, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसके चेहरे पर तुरंत 5 उंगलियों का निशान उभर आया। मैंने लापरवाही से भौं उठाई। जियांग जियांग गुस्से से मुझे घूरने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा। लिंग चेन, एहसान मत भूलो, जब मेंग जियाओ तुम्हें मार डालेगी तब तुम्हारी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर उसने धमकी दी, अगर अब भी मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें अपना वफादार आदमी बनाए रखूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी और तुम्हें मेंग जियाओ के हाथों मरने दूंगी। उसकी धमकियां सुनकर मैंने ऊपर से आज्ञाकारी बनने का नाटक किया। जियांग जियांग, मैं तो बस तुम्हारी सच्चाई परख रहा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उसे शांत नजरों से देखा। कुछ लोग खुद मौत को दावत देते हैं, उन्हें रोकना भी बेकार है। अगर ऐसा है तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा। जियांग जियांग ने ठंडी आवाज में कहा, लिंग चेन, अपनी हैसियत पहचानो, बाहर की उन औरतों के पीछे मत भागो। मुझे ऐसे आदमी पसंद नहीं है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और उसकी बातों से सहमत होने का दिखावा किया। फिर मैं उसके साथ कार में बैठ गया। उधर पहाड़ी पर बने आलीशान विला में मेंग जियाओ ने अपना काम जल्दी निपटाया और बिना रुके घर लौट आई। लेकिन जब वह घर पहुंची उसे मैं कहीं दिखाई नहीं दिया।